नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के बलिया में बीजेपी पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। जिले के कई बीजेपी नेताओं ने एक मंच पर आकर पार्टी नेतृत्व और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि यदि कार्यकर्ताओं का सम्मान और अधिकार सुरक्षित नहीं रहा तो ये पार्टी के भविष्य के लिए चिंता का विषय होगा। बीजेपी नेता सूर्यभान सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर कार्यकर्ताओं की समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के असली ताकत होते हैं जो बूथ स्तर पर संघर्ष करते हैं, जबकि नेता टिकट मिलने के बाद से लाभ उठाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके लिए पार्टी से पहले कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और यदि उनका अपमान हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सूर्यभान सिंह ने बैरिया विधानसभा के कुछ स्थानीय नेताओं पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ताओं को अपनी जागीर समझते हैं। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर कार्यकर्ताओं के शोषण और इस संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान के बारे में मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला था, लिखित रूप से मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बताया था, इसलिए कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का एकदम जड़ होते हैं और कार्यकर्ता बूथ पे रहते हैं, लड़ते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। नेता नहीं खाता है, नेता को तो टिकट मिलता है, वो जीत करके जाता है, मलाई काटता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बूथों तक लड़ते हैं, अपने जान देने को निछावर करने के लिए पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का अगर यदि अपमान होता है तो मेरे लिए पार्टी से बढ़ करके मेरा कार्यकर्ता है। मैं किसी भी दल में और किसी भी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। देखिए, ऐसा है कि यहाँ बैरिया विधानसभा का एक दूसरी स्थिति है। बैरिया विधानसभा में मैं देख रहा हूं कि जितने भी मलाईदार पद पे चले गए लोग, नेता, वह चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है वह मेरे बस में रहे, मैं जिधर जाऊं उधर रहे, मैं जो कहूं वही करे, मेरे छोड़ करके किसी दूसरे के यहां न जाए। यह बहुत बड़ा संकट है। यदि भविष्य में कभी अगर प्रभु की कृपा से वहीं अमेठी के आचलपुर गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय दादा तेजभान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिव्यांग नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करके उनकी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि दादा तेजभान सिंह अमेठी में बीजेपी के आधार स्तंभ थे और उनके संघर्ष, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा ने जिले में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दादा तेजभान सिंह हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अचलपुर गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब देखने को मिला और सभी ने दिव्यांग नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कमेटी पर हाल ही में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का दरगाह के खुदमों ने खंडन किया है। बड़ी संख्या में खुदमा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाए कि दरगाह के करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने वाले कुछ लोगों को समिति की छवि खराब करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ठेकेदार पिछले 8 से 10 सालों में दरगाह का बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं। दरगाह समिति ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसके बाद से अभी भी वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदमों का दावा है कि संबंधित ठेकेदारों पर दरगाह का करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक संगठित गिरोह दरगाह की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से खुदमों ने जिला प्रशासन से दरगाह की जमीन का कब्जा मुक्त करने और बकाया धनराशि की वसूली और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। नाम बताएंगे उनका? जी, मसूद अली नाम है, गुलाम मोहम्मद नाम है, रमजान अली है और तीन ही लोग भ्रष्टाचार, तीन ही लोग दरखास्त देते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें पूरा गिरोह है, जिस तरीके जो लोग बकायेदार हैं इसमें वो भी शामिल है। दरगाह का लाखों करोड़ों का बकाया है। नहीं, उनका एक आरोप है कि वहाँ पे कोई पुश्तैनी खादिम नहीं है। अब ये देखिए साहब, पुश्तैनी खादिम और खादिम का जो सवाल है ये हाईकोर्ट वो जाए, हाईकोर्ट निर्णय करेगा, हम आप नहीं निर्णय कर पाएंगे। क्या ये मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस से पुश्तैनी खादिम का और आपका? उन लोगों ने कहा नाम है करीब 8-10 साल से मुकदमा कर रखा है, ट्रिब्यूनल में चल रहा था। अब ट्रिब्यूनल से का नाम है
वहीं यूपी के सीतापुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लाईवुड प्रोजेक्ट से जुड़ी करीब 47 बीघा जमीन का सरकारी अधिग्रहण कर लिया गया है और सिटी मजिस्ट्रेट और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अधिग्रहित भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाकर उसे प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध कब्जा और खरीद फरोख्त या फिर अन्य गतिविधियां कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अधिकारियों ने आम जन से अपील की है कि अधिग्रहित भूमि से दूर रहें और किसी भी प्रकार के लेन देन या कब्जे के प्रयास से बचें। प्रशासन का कहना है कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हलचल तेज हो गई है और अब इस भूमि के आगे के उपयोगों और प्रशासनिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई है। आज जिलाधिकारी महोदय की न्यायालय के आदेश के क्रम में यहाँ पर 3.824 हेक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार में नीति की गई थी उस पर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। ये सर जमीन कैसे थी, किसके पास थी और किसके नाम से? ये प्लाईवुड कंपनी के नाम तो थी, लेकिन इसमें वर्तमान में किसी का स्वामित्व नहीं था, जिस पर बकायदे सुनवाई करके करीब 47 बीघा जगह है। इसकी कीमत क्या है? कीमत तो 70 करोड़ से ज्यादा ही होगी और ऑन रोड है, अच्छी जगह है जिसको राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी सार्वजनिक उपयोग की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और गौ रक्षा यात्रा के दौरान सीतापुर के मोहाली विधानसभा क्षेत्र में स्थित बैजनाथ धाम पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कई बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो सरकार गौ रक्षा का संकल्प लेकर उसे ईमानदारी से लागू करेगी, जनता उसी का समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने देश भर में गौवंश के वध पर चिंता जताते हुए लोगों से गौ रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और चोरी के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जहां इस तरह के आरोप सामने आए हैं वहां पर निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और मौजूदा व्यवस्थाओं में निष्पक्ष जांच संभावना नहीं दिख रही है। उन्होंने मांग की कि राम मंदिर का संचालन धर्माचार्य के ट्रस्ट को सौंपा जाए ताकि धार्मिक परंपराओं के अनुरूप व्यवस्था संचालित हो सके। उनका कहना था कि जिन लोगों पर आरोप है, यदि वही जांच प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। शंकराचार्य के इस बयानों के बाद से राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस तेज होने के आसार हैं। ऐसा है कि अभी वो समय नहीं आया बेटा, अभी हम मौका दे रहे हैं हर पार्टी को, विशेष करके जो पार्टी सत्ता में है उसको मौका दे रहे हैं, इसलिए उसकी आलोचना जो है सच्ची वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्टियां अपने में सुधार करें। गौ माता के बारे में जो उन्होंने मौन साध रखा है, गोल गोल बातें कर रखी हैं, अब वो चलेगा नहीं। अब मतदाता संकल्पित हो रहा है, इसलिए अब साफ साफ कहना है। तो अभी 6-8 महीने का बीच में समय है। हम चाहते हैं कि तब तक इनका अगर कोई सुधार होता है तो देख लिया जाए, और अगर इनके अंदर किसी में सुधार नहीं होगा तो फिर नया ही व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। और हम बताएंगे, जब चुनाव आएगा हम बताएंगे, अनुशीलन करके बाकायदा साफ साफ बताएंगे कि इनको वोट देने से गौ हत्या का पाप अपने को नहीं लगेगा। मेरा संगठन संपूर्ण तरह से शंकराचार्य जी के साथ में है, और जिस तरीके से शंकराचार्य जी का कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता किया जाए, राज्य माता का दर्जा दिया जाए, तो मैं बिल्कुल शंकराचार्य जी के साथ हूँ और उनके पद चिन्हों पे, कहे हुए पद चिन्हों पे चलने का काम करेंगे। आगे आने वाले समय उन्हें लखनऊ के लिए आमंत्रित किया। हाँ, लखनऊ के लिए आमंत्रित किया। मैं लखनऊ बिल्कुल पहुँचूंगा और पूर्णतः से मेरा समर्थन है, और जो भी होगा आगे। कुशीनगर में स्थित काली माता मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा खंडित मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सुबह नियमित पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा, जिसके बाद घटना की सूचना तेजी से पूरे गांव में फैल गई। प्रतिमा खंडित होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए और नाराजगी जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही मौके पर लोगों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर महिला मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और जिम्मेदार लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक नेपाली ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 साल के रोशन के रूप में हुई है, जो नेपाल का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद की है। पूछताछ के बाद से आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के धारा 8 और 21 के तहत मोतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद से जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ करके पूरे तस्करी और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। ये जांच की जा रही है और मादक पदार्थ कहां से लाया गया है और इसकी सप्लाई किसे की जा रही थी। सीमा क्षेत्र में नशे की तस्करी रोकने के लिए एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम जो है लगातार अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 5/7/25 को थाना मोतीपुर पुलिस व एसएसबी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान भारत नेपाल सीमा के पास भुट्टा चौक बलई गांव के पास रोशन थारू निवासी नेपाल राष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। बरामदी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय। बहराइच जिले के कोतवाली नानापाड़ क्षेत्र में एसएसबी कैंप के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कार जो है रुपईडीहा की ओर से जा रही थी और तभी चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का पोल टूट गया और कार सड़क किनारे गिट्टी पर चढ़ गई। हादसे के बाद से चालक कार के अंदर फंस गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बाद में स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त कार को सीधा किया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद से चालक पुलिस को सूचना दिए बिना ही कार लेकर मौके से चला गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं रेल विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर टनकपुर नांदेड़ और एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया गया। साथ ही टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार जो है वो शाहजहांपुर तक किया गया है और जिससे क्षेत्र में हजारों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। पीलीभीत जंक्शन पर आयोजित रेलवे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से महाराष्ट्र स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब तक यात्रा की तुलना की जा रही है। ऐसे में टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा के शाहजहांपुर तक विस्तार से पीलीभीत और तराई क्षेत्रों के यात्रियों की सीधा रेल सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की मांग की जा रही थी और नई सेवाओं के शुरू होने और विस्तार को जिले के विकास और यात्री सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान गिरोह के चिंगुल से एक महिला को सकुशल बरामद किया गया और पुलिस के अनुसार गिरोह आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाता था। जांच में सामने आया कि आरोपी लड़कियों की फर्जी शादी कराकर उन्हें राजस्थान और हरियाणा ले जाते थे, जहां उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। इसके बाद से गिरोह के सदस्य मोटी रकम वसूलते थे। गिरफ्तार 7 आरोपियों में से एक अम्बेडकर नगर, एक आजमगढ़ और 5 राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40,000 रुपए नगद भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस गिरोह के नेटवर्क, अन्य पीड़ितों और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जनपद की एएसटीयू और एसओजी द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी करने वाले ऐसे इंटरस्टेट गिरोह को पकड़ा है जो संगठित तरीके से ऑपरेट करते हैं। इनका गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की युवतियों को अपना निशाना बनाता है। इस गिरोह के स्थानीय सदस्य ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हैं जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण विरोध करने की स्थिति में नहीं होते। युवतियों के माँ बाप को यह झांसा देकर विश्वास में लिया जाता है कि उनकी बेटी को अच्छे एवं संपन्न परिवार में ब्याहा जाएगा। उसके उपरांत एक फर्जी विवाह समारोह भी आयोजित किया जाता है और फिर युवतियों के नाम बदलकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार कराए जाते हैं। विवाह के पश्चात इन युवतियों को राजस्थान, हरियाणा ले जाकर वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है।
इस वक्त प्रकरण में थाना अकबरपुर में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज हुई है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जो राजस्थान, आजमगढ़ और एक स्थानीय सदस्य जो अम्बेडकर नगर से है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अन्य जो भी लोग इस गिरोह से जुड़े हैं, उनको भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर आवश्यक। वहीं कचला घाट पर ई-रिक्शा की टक्कर में घायल हुए किशोर की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज परिसर में ई-रिक्शा स्वामी और मृतक के परिजनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और किसी भी स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच जारी है और वायरल वीडियो के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने SIT जांच, सरकारी जमीन पर कार्रवाई और दल बदल की राजनीति और विपक्ष की भूमिका समेत कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद बर्क ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा SIT जांच को लेकर सवाल उठाए और सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि किसी मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है और वरिष्ठ अधिकारियों को जांच से बाहर रखा जाता है तो ऐसी जांच निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यदि कहीं भ्रष्टाचार या फिर अनियमितता होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। संभल में सरकारी जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अवैध कब्जा किया है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला न्यायालय का होता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दल बदल की राजनीतिक जनादेश के विपरीत है और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी मर्यादा में होना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। मतलब बात कर रहे हो क्या मकसद, मान लीजिए मिसाल के तौर पर अमेरिका में और ईरान में अगर जंग चल रही है इसराइल में, तो जो आदमी अमेरिका ईरान नहीं गया तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो फिर ये लोग जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बीजेपी वाले ये साबित करें अमेरिका ईरान पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, जब वो आज तक अमेरिका ईरान नहीं गए होंगे। ऐसे सैकड़ों नेता होंगे इनके जो अमेरिका ईरान नहीं गए होंगे, इसराइल नहीं गए होंगे, तो इनको टिप्पणी करने का उनको भी अधिकार नहीं है। ये इस प्रकार की बात है जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, सवाल नहीं करने चाहिए और ये कर करके आप लोग अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। आप मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकते कि कोई आदमी कहीं नहीं गया तो सवाल कैसे कर सकता है। अगर देश के अंदर कहीं कोई घटना घट रही है तो जरूरी है कि हर व्यक्ति वहां पर जाए, उसके बाद में ही टिप्पणी करे। अगर गलत हो रहा है तो आज माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ही नहीं, पूरा देश इस चीज पर चीख रहा है कि जो किया गया है गलत किया गया है। धर्म के साथ में इन लोगों ने जो धर्म के अंदर, मैं समझता हूँ जहाँ हमारा मजहबी बैरिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 27 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। वारदात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 किनारे स्थित मकान में हुई है। पीड़ित जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली पहुंचा हुआ था और 22 जून से 30 जून के बीच चोर छत के रास्ते ग्रिल तोड़कर घर में दाखिल हुए और सीढ़ियों पर लगे लोहे के दरवाजे और 3 कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित के मुताबिक चोरी हुए सामान में उनकी बहन और पत्नी के सोने चांदी के जेवरात समेत बच्चों के आभूषण भी शामिल है। उन्होंने आशंका जताई है कि उनके बड़े भाई के कमरे से भी सामान चोरी हुआ है, जिसकी जानकारी उनके आने के बाद हो सकी है। जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि उनके 3 जुलाई को बैरिया चौकी में लिखित तहरीर दी थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई और न्याय की मांग की है। वहीं चौकी प्रभारी मुकेश कुमार का कहना है कि चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की थी एक कुमारी, एक का मैं शादी कर दी थी, एक मेरी लड़की अभी है, उसकी शादी करना था। मैं यहाँ पर ही ला कर रखी थी कि अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं उसी से अपने लड़की का शादी ब्याह करूँगी, इसीलिए हम रखते थे। अभी शादी तय नहीं ना था? नहीं, अभी नहीं तय हुआ था, लेकिन उसी के लिए रखे। हाँ, उसी के लिए रखे थे और हम लोग
दिन रात के लिए अपने रखे थे कि कोई अगर नहीं किए तो हम अपना जिंदगी उसी से गुजारा कर लेंगे। मियाँ बीवी एक साथ, मेरी माँ है, उनको हम लोग। वहीं संभल क्षेत्र में सांप के डसने से 9 साल के मासूम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा घर में खेल रहा था और तभी उसे सांप ने डस लिया। परिजन बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाने के बजाय पहले झाड़ फूंक कराने के लिए अमरोहा ले गए, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने के बाद तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। बाद में परिजन शव को घर लेकर आए और अमरोहा के ब्रिजघाट गंगा में उसका अंतिम संस्कार किया। यह घटना एक बार फिर से समय पर चिकित्सक उपचार के महत्व को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार सांप के काटने की स्थिति में बिना देरी किए मरीज को निकट के अस्पताल लेकर जाना चाहिए, जहां पर उसकी इलाज जो है वो चल सके। वहीं जिले में सोमवार को प्रशासन ने सुरक्षा मानकों और भवन संबंधित नियमों के अनुपालन को लेकर व्यापक जांच अभियान चलाए। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, सीओ कुलदीप कुमार और विनियमित क्षेत्र के जेई सचिव कुमार की संयुक्त टीम ने पूर्व प्रमुख राशिद अली से सी मार्ट, सपा विधायक इकबाल मसूद के पुत्र शान इकबाल को सी मार्ट और न्यू लाइफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की गई। अधिकारियों को सी मार्ट ने आपातकालीन निकास बंद मिला, जबकि वहां पर लगे फायर सिलेंडर साल 2024 में ही एक्सपायर हो गए हैं। वहीं सिटी मार्ग में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं मिले और भवन का स्वीकृत नक्शा भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रशासन ने सिटी मार्ग प्रबंधन को भवन का स्वीकृतिक नक्शा और अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उधर शान इकबाल ने दावा किया है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज और एनओसी मौजूद है और जल्द ही अतिरिक्त फायर सेफ्टी उपकरण भी स्थापित कर दिए जाएंगे। दोनों मार्टों चेक किया गया तो एक सी मार्ट में तो इमरजेंसी एग्जिट तो है, लेकिन वो बंद था, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और जो उनके यहाँ फायर के सिलेंडर मिले थे वो एक्सपायर्ड थे, 2024 के थे। और यहाँ सिटी मार्ट में इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत लगाया इन्होंने फायर से रिलेटेड, और ये नक्शा नहीं अपना दिखा पाए हैं। नक्शे के हिसाब अनुरूप बना कि नहीं बना, नक्शा पास है नहीं पास है, ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग द्वारा मेरे सिटी मजिस्ट्रेट सबके द्वारा हम लोग कंटिन्यू दोनों लोग 2-3 जगह का चेकिंग की है, जहाँ पर जैसे सिटी मार्ट है वहाँ पर क्या उसमें फायर के इंतजाम है, क्या फायर सेफ्टी उपकरण वहाँ जो पर्याप्त होने चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं है, और इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, उन सब चीज़ों पर जांच की गई है और उसके संबंध में विस्तृत जांच बना के जो है वो पेश की है। सर किन के हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है, किन के मार्ट है? अभी वो सब चेक कर रहे हैं, जो भी है उसमें उनके पेपर्स वगैरह वो आ रहे हैं, पेपर्स हैं, उनका लाइसेंस है, सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद सारी चीज़ें आपने अभी निरीक्षण किया है, क्या कमियां मिली हैं या क्या? जो फायर के इक्विपमेंट है वो पर्याप्त नहीं है जितने होने चाहिए, और जो इमरजेंसी एग्जिट है वो भी नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें कमियां हैं विस्तृत रूप से उनकी आख्या बना के दीजिए। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।